चलिए सोसाइटी में हम एक कदम और बढ़ते हैं। हम क्लास 11 की सेकंड बुक अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी का सेकंड चैप्टर दैट इज सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी कर रहे हैं। हम इसका सोशल चेंज का टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं, हम सोशल ऑर्डर के टॉपिक पे हैं और सोशल ऑर्डर के टॉपिक में भी हम एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से ख़त्म कर चुके हैं, जैसे दैट इज़ द डोमिनेशन, अथॉरिटी एंड लॉ। हम उसी से होते हुए आगे बढ़ेंगे और हम एंटर करेंगे कॉन्टेस्टेशंस, क्राइम एंड वायलेंस। उसके बाद हम सोशल ऑर्डर एंड सोशल चेंज इन विलेज, टाउन एंड सिटी को पढ़ेंगे। विलेज, टाउन एंड सिटी दोनों ही बातें एक साथ यहाँ पर लिखी हैं, विलेज, टाउन एंड सिटी। इन्हें अलग अलग से समझेंगे। सोशल ऑर्डर एंड सोशल चेंज इन रूरल एरियाज, सोशल ऑर्डर एंड सोशल चेंज इन अर्बन एरियाज। आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे सामने एक कंसेप्ट एग्जिस्ट करता था कि सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, सोशल ऑर्डर एक तरह से क्या है, जो वैल्यूज़, जो नॉर्म्स, जो रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, जो आइडियाज़, जो बिलीफ एग्जिस्ट करते हैं, उनको कंटिन्यू रखना। किसी तरह के यदि उनमें परिवर्तन आ रहे हैं तो सोशल ऑर्डर एक तरह से उन परिवर्तनों के प्रति, यानी कि उन चेंजेस के कॉन्ट्रेरी एक रेजिस्टेंस होती है, एक रिजिडनेस होती है। ये सोशल ऑर्डर उन चेंजेस को कंट्रोल करना चाहता है, रेगुलेट करना चाहता है। दैट इज़ द कंसेप्ट। तो सोशल ऑर्डर बनता रहे, चलता रहे, इसके लिए हम कुछ चीज़ों को समझ चुके हैं और इसको आगे और डिटेल में समझते हैं। हमने ये कंसेप्ट समझा था कि सोशल ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट पावर है। पावर के माध्यम से आप कोएर्सिव एक्टिविटी करते हैं, आप कोएर्जन के मदद से सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं। पावर, हमने ये देखा था कि जिन भी किसी सोशल एंटिटीज़ के पास, चाहे कोई इंडिविजुअल था या कोई ग्रुप था या कोई कम्युनिटी थी, जिनके पास भी ये पावर होती है, ये पावर उनके द्वारा रेगुलर टाइम फ्रेम में होल्ड करना, वो पावर को यूजुअली होल्ड करते ही रहते हैं, ऐसा नज़र आते रहना, ऐसा लगता है कि एक डोमिनेंट सेक्शन क्रिएट हो गया है। तो हमने देखा था कि पावर का यूज़ जो लोग कर पाते हैं वो डोमिनेंट सेक्शन हो जाते हैं और उनके द्वारा समाज के निर्णय इन्फ्लुएंस किए जाते हैं। इसे हमने डोमिनेशन के तौर पर समझा था। तो हमने डोमिनेशन के कंसेप्ट को समझा। हमने ये देखा कि ये जो पावर का इस्तेमाल है, इस पावर के इस्तेमाल को हमें रेगुलेट करना होता है, तो उसके लिए कंसेप्ट लेजिटिमेसी आया। जब हम लेजिटिमेसी के कंसेप्ट पर आए तो हमने क्या सीखा? लेजिटिमेसी यानी कि लोग क्या सिर्फ इसी वजह से उस सोशल ऑर्डर को कंटिन्यू करते रहते हैं जिस सोशल ऑर्डर के तहत अनइक्वल सोसाइटी को कंटिन्यू कराया जाता है। लोग क्या इसी वजह से इस अनइक्वल सोसाइटी को कंटिन्यू कराते रहते हैं कि वो ये समझते हैं कि ये जो डोमिनेंट सेक्शन है ये पावर को एज अ फोर्स यूज़ करेगा हमारे अगेंस्ट। क्या सिर्फ एक ही कारण है ये? इस कारण से भी अलग कई कारण हमने समझे थे। हमने ये माना था कि सोसाइटी खुद को ऑर्गेनाइज करती है और उसके लिए लॉज बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, यानी कि मेन एस्पेक्ट ये है कि पावर यूज़ कौन कर रहा है। तो हमने यहाँ पर कंसेप्ट समझा था कि पावर अथॉरिटी यूज़ कर रही है, और जब वर्ड अथॉरिटी आया था तो हमारे सामने कंसेप्ट लेजिटिमेसी का आया था। तो हमने ये देखा कि एक्चुअली में पावर लेजिटिमेट लोगों के द्वारा लेजिटिमेट मैनर में, लेजिटिमेट डोमेन में यूज़ होनी चाहिए। लेजिटिमेट लोगों के द्वारा यानी कि लेजिटिमेट मेंबर, लेजिटिमेट डोमेन में, लेजिटिमेट लोग, लेजिटिमेट डोमेन में, और तीसरा क्या बताया था? लेजिटिमेट डोमेन, लेजिटिमेट मैनर, लेजिटिमेट पीपल, लेजिटिमेट मेंबर। आई बात समझ में? तो इस तरह से पावर यूज़ होनी चाहिए। और ये लेजिटिमेसी क्या थी? द डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस। डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस, उन लोगों को आप कितना का एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे में हमने समझा था कुछ अथॉरिटीज़ फॉर्मलाइज्ड हैं, कोडिफाइड हैं, जैसे कि पुलिस है, जुडिशरी है, स्कूल टीचर है, ये सभी फॉर्मलाइज्ड हैं, कोडिफाइड हैं। इनके द्वारा लिए गए निर्णयों की, फैसलों की एक एक्सेप्टेंस है सोसाइटी के अंदर। इस कंसेप्ट को हमने समझा। लेकिन दूसरी तरफ हमने समझा कि अनफॉर्मलाइज्ड, अनकोडिफाइड अथॉरिटीज़ भी होती हैं, जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, उनके रिलीजियस लीडर्स, टीचर्स, जैसे कि स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स, जर्नलिस्ट, मूवी डायरेक्टर्स और एक्टर्स। इन सभी की अथॉरिटी को हमने समझा था। और जब हमने लेजिटिमेसी की बात डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस के रूप में की तो उसके तहत हमने ये देखा था कि यहाँ पर महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये है कि डोमेन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब आप लेजिटिमेसी की बात करते हैं। व्हाट डू मीन बाय द डोमेन? जैसे सपोज कीजिए आप जज की बात करते हैं तो जज की अपनी एक अथॉरिटी है,
उस अथॉरिटी के तहत जज पावर को यूज़ करते हैं। जज के द्वारा इस पावर को यूज़ करना लेजिटिमेट यूज़ ऑफ पावर है। ये लेजिटिमेट यूज़ ऑफ पावर इसलिए है कि जज ये पावर एक डोमेन में यूज़ कर रहे हैं। वो डोमेन जज का डोमेन है, जज का अधिकार क्षेत्र है। अधिकार क्षेत्र जैसे कि जज का कोर्ट रूम, तो अदालत जज की होती है। जब हम कोर्ट रूम की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण ये है कि वहाँ पर हम सबको सबड्यू करना पड़ेगा जज की अथॉरिटी के अंडर। हमने सबड्यू कर दिया जज की अथॉरिटी के अंदर, हमने एक्सेप्ट किया है उसको, हमने उन नियमों को माना है, इसलिए हम उस अदालत के अंदर हैं। ऐसे में जज के लिए गए फैसलों को, जज के द्वारा इस्टेब्लिश्ड डेकोरम को, जज के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को हमें उस कोर्ट रूम में फॉलो करना है। लेकिन यहीं पर चीज़ें बदल जाएंगी। सभी के अपने अपने डोमेन है, अथॉरिटी के डोमेन बदलते रहते हैं। जैसे कि उस कोर्ट रूम के बाहर निकलते ही सड़कों के ऊपर ये जज भी एक आम नागरिक की तरह ही है। यहाँ पर अब एक नया डोमेन एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो डोमेन पुलिस का है। सड़कों के ऊपर सपोज कीजिए रोड्स पे, रोड्स मतलब कि कोर्ट रूम के बाहर आम कहीं भी, वहाँ पर डोमेन पुलिस का है। और यहाँ पर इस डोमेन में पुलिस ही अथॉरिटी है, यानी कि यहाँ पर पावर को लेजिटिमेट मैनर में यूज़ करने का अधिकार जिस अथॉरिटी को है वो पुलिस है। रोड के ऊपर तो वहाँ पर सपोज़ कीजिए कि ये जज हैं और सपोज़ कीजिए कि कोई सिविलियन है यहाँ पर नॉर्मल, ये दोनों एक रूप में एग्जिस्ट कर रहे हैं। यानी कि गाड़ी चलाते हुए जज को और इस नॉर्मल सिविलियन को, दोनों को सेम नियम फॉलो करने हैं, बिकॉज दोनों सिटीजन हैं। दोनों ही अगर रैश ड्राइविंग करते हैं, दोनों ही अगर स्पीड लिमिट को एक्सेस करते हैं, दोनों ही ने अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया और ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, किसी भी तरह के जो लॉज हैं अगर दोनों में से कोई भी एक ब्रेक करता है, दोनों पर बनती हुई समान कार्रवाई ये पुलिस ऑफिसर करेगा। यानी कि यहाँ पर जज सबड्यूड है किसके अंडर? पुलिस अथॉरिटी के अंडर, जैसे कि हम सब आम सिविलियन। ये महत्वपूर्ण बात है। आई बात समझ में? इस तरह से जीवन चलता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम पुलिस वाले की बात करें तो उस पुलिस वाले पर्सन की अथॉरिटी यहाँ पर हम सबके ऊपर चल रही है, एक्सेप्ट द सीनियर ऑफिसर्स। सीनियर ऑफिसर्स पर उसकी अथॉरिटी नहीं है क्योंकि यह हायरार्की है, इस बात को समझना है। तो पुलिस की अथॉरिटी है। यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जन्मी कि पुलिस की अथॉरिटी यहाँ पर इस जज पर, हम सब पर एज सिटीजन कहाँ तक थी? क्या डोमेन था पुलिस का भी? तो हमारी प्राइवेट एक्टिविटीज़ के इतर जितनी भी हमारी पब्लिक एक्टिविटीज़ हैं उस पर पुलिस की अथॉरिटी थी, हमारी प्राइवेट एक्टिविटीज़ पे अथॉरिटी नहीं थी। यानी कि घर में घुसने के लिए सर्च वारंट की आवश्यकता पड़ जाती है और वो वारंट किन्हीं आधारों पर इशू होता है। इसी तरह से मुंह उठा करके घर में घुस नहीं सकते। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, किसी तरह के नशीले पदार्थों को सर्च करने के लिए दुल्हन के बाथरूम तक जा घुसी पुलिस और उसको लेकर के पूरे देश भर में बहुत आक्रोश है। लोगों ने बहुत आपत्ति जताई कि इस तरह से आप प्राइवेसी इंक्रोच नहीं कर सकते किसी की, आपका डोमेन वहाँ तक नहीं जाता था। यानी कि आपकी अथॉरिटी का डोमेन वो नहीं था, यानी कि उस वॉशरूम तक घूमना इलेजिटिमेट था। आप लेजिटिमाइज्ड नहीं हैं, ये लेजिटिमेसी नहीं है। तो आपकी पावर को जब आपने एक्सीड किया, आपने दूसरे के राइट्स को एनक्रोच किया। आपकी पावर्स को जब आपने एक्सीड किया, आपने दूसरे के राइट्स को एनक्रोच किया। और दूसरे के राइट्स को एनक्रोच किया, ये इस बात पे पता लगा कि कुछ बाउंड्रीज़ हैं, आपने उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर लिया। और फिर आप थोड़े क्षण पहले ही लीगल थे, अब आप इलीगल हुए। आप लेजिटिमेट थे, अब आप इलेजिटिमेट हुए। एक कोडिफाइड सोसाइटी का ये लाभ होता है, जहाँ पर नियम निश्चित किए जाते हैं, जहाँ पर संविधान बनाया जाता है, संविधान के तहत कानून बनाए जाते हैं और कानून बनाने की प्रक्रिया भी संविधान में बताई जाती है। कानून किस आधार पर बनाए जाएंगे ये भी बताया जाता है और उन कानूनों के आधार पर ही इन सभी अथॉरिटीज़ के फंक्शंस डिसाइड किए जाते हैं। ऐसा मैंने आपको बताया था। इन्हें फॉर्मलाइज किया जाता है ताकि ये भी अपनी शक्तियों के तहत दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण ना करें, क्योंकि बड़ा जज नहीं है, बड़ा पुलिस भी नहीं है, बड़ा संस्था है जुडिशरी का और बड़ी है संस्था पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की। तो इंस्टीट्यूशंस बड़े हैं, ये महत्वपूर्ण है। इंस्टीट्यूशन की मर्यादा को भंग करने की अनुमति उन इंस्टीट्यूशंस को होल्ड करने वाले लोगों को भी नहीं है। इंस्टीट्यूशंस नियम से आते हैं, इस चीज़ को हमने सीखा। तो देश इंस्टीट्यूशनल मैनर में चलता है। तो यहाँ पर आपकी प्राइवेट लाइफ को ये एनक्रोच नहीं कर सकते, इनका डोमेन वहाँ पर ख़त्म होता है। लेकिन वहाँ पर भी अगर आप किसी तरह की प्राइवेट लाइफ में भी किसी तरह की कोई ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो लॉ को ब्रेच करें, तो फिर इनका डोमेन वहाँ तक एक्सटेंड हो जाता है। अगर आप लॉ ब्रेच करते हैं तो इनका डोमेन वहाँ तक एक्सटेंड हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप अपने बेडरूम में बैठ करके किसी तरह की कोई पायरेटिक मूवी देख रहे हैं तो आप वहाँ पर प्राइवेसी को क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर वहाँ पर वो रेट डाल दी जाती है
और ये पाया जाता है कि आप पायरेटिक मूवी देख रहे थे तो आप पर कार्रवाई की जाएगी, यानी कि आप अपनी प्राइवेट लाइफ में लॉ को ब्रेच कर रहे थे। लॉ ये कहता है कि पायरेसी जो है, किसी तरह से भी जाली तरीके से मूवीज़ के राइट्स को एनक्रोच करते हुए आप मूवीज़ को रिलीज़ करें, ये सेकेंडरी मार्केट में, इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ अ पायरेसी। तो पायरेसी जो है वो निषेध है देश में, वो इलीगल है। आप इलीगल काम कर रहे थे प्राइवेट लाइफ में तो आपके ऊपर कार्रवाई हुई। आई बात समझ में? इसी तरह से घर के किसी सदस्य के ऊपर यदि आप अत्याचार कर रहे हैं प्राइवेट लाइफ में, और ख़ास तौर पर अगर महिलाएं हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस के आपके ऊपर धाराएं लगेंगी। तो प्राइवेट लाइफ में भी अगर आप लॉ को ब्रीच कर रहे हैं तो पुलिस का डोमेन वहाँ भी बढ़ जाता है, जुडिशरी का डोमेन वहाँ भी बढ़ जाता है। आई बात समझ में? लेकिन इस तरह से हमने डोमेन बना रखा है ना, ये डोमेन बहुत ज़रूरी है ना। जैसे स्कूल टीचर का डोमेन उतना एक्सप्रेस नहीं किया गया है लॉज में, और वो उसका डोमेन इतना रिजिड भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक डोमेन तो है। जैसे कि क्लास में स्टूडेंट स्कूल टीचर को सबड्यू किए होते हैं, और इसी तरीके से देखें तो स्कूल टीचर की गाइडलाइंस, उनके ऑर्डर्स, उनके डिसीजंस चलते हैं। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या घर पे भी स्कूल टीचर के ऑर्डर चलेंगे? नहीं। इसलिए आप जब भी कभी विचार करें, जब भी मैं आपको कई तरह के दिशा निर्देश पढ़ाई से रिलेटेड देता हूँ, लेकिन जब भी कभी आपको किन्हीं धार्मिक स्थानों पर जाना रहा, आपको किसी तरह के उत्सव मनाने रहे, विवाह शादियों में जाना रहा, या जब भी आपके घर वालों ने आपकी पढ़ाई से जुड़ा हुआ कोई फैसला लिया है, मैंने उसमें कभी हस्तक्षेप नहीं किया, मैंने सजेशन दिया। क्योंकि जब आप अपने घर में चले गए हैं, वहाँ पर एक नया डोमेन है, वहाँ पे डोमेन टीचर का नहीं है, और वो डोमेन में फैमिली मेंबर यानी कि आपके गार्जियन, आपके पेरेंट्स, उनकी अथॉरिटी चलती है। तो डोमेन टू डोमेन अथॉरिटी वेरी करती है, इस बात को समझना है। हर किसी का अपना डोमेन है, और उसी डोमेन के तहत वो एक्सरसाइज करते हैं अपनी अथॉरिटी को। अथॉरिटी का अर्थ यहाँ पर पावर का यूज़ है लेजिटिमाइज्ड मैनर में, और लेजिटिमाइजेशन किसी भी अथॉरिटी की डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस है। अगर वो अथॉरिटी फुली लेजिटिमाइज्ड मैनर में वर्क कर रही है तो उसकी डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस बहुत हाई है। जैसे ही वो इलेजिटिमाइज्ड मैनर में काम करेगी, उसकी डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस गिर जाएगी, लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। आई बात समझ में? ये महत्वपूर्ण कंसेप्ट हमने सीखे। यहाँ से यह महत्वपूर्ण कंसेप्ट यह भी निकल करके आता है कि जैसे ही वो इलेजिटिमाइज्ड हुए, आपने क्या कह दिया? एनक्रोचमेंट। तो यानी कि कुछ बाउंड्रीज हैं, सच बाउंड्रीज आर देयर, और जैसे ही उन बाउंड्रीज की बात करते हैं तो कहानी हमारे सामने लॉ की आ गई थी। यानी कि जो मैंने यहाँ पर ये कहा कि इनके डोमेन्स एक्सप्रेस है, इनके डोमेन्स एक्सप्लिसिट है, वो कोडिफाइड लॉज ही हैं। आई बात समझ में? द एक्सप्रेशन ऑफ द डोमेन एरिया, इट इज समवेयर द लॉ। द एक्सप्रेशन ऑफ द डोमेन एरिया इज द लॉ। लॉ के दायरे में रह करके उन्हें भी काम करना है। लॉ, मैंने आपको सारा प्रोसेस समझा दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, उसके आगे बनते हैं, पहले फॉर्मल लॉ बनता है, बेसिक लॉ ऑफ द नेशन, और हम सब उस लॉ के तहत अबाइड हैं। हमने नागरिकता स्वीकार की है देश की, यहाँ से हमने अपनी ओथ, अपनी प्लेज दे दी है कि हम देश से बने कानूनों को मानेंगे, और जब उनको नहीं हम मानते हैं तो हमारा कंडक्ट इलीगल हो जाता है और फिर हम पर कार्रवाई होती है। इतनी कहानी समझी? तो इसलिए ये टर्म्स तीनों एक साथ आ रही थी, डोमिनेशन, अथॉरिटी एंड लॉ। डोमिनेशन, अथॉरिटी एंड लॉ, ये तीनों एक साथ आ रही थी। लेकिन यहाँ से अब कई प्रश्न उठ खड़े होते हैं। प्रश्न यह उठ खड़ा होता है कि क्या सदैव ऐसा होता है कि लॉ सभी को स्वीकार्य हों? मान लीजिए कि लॉ बना भी लिए गए, क्या वह सभी को स्वीकार्य हों? क्या लॉ के विरुद्ध आवाज़ उठाने की कोई अनुमति नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसा है कि लॉ बना लेने का मतलब कि सारा समाज एक रूप में सोचता है? देखिए, कुछ चीज़ों को समझिए। सोशलाइजेशन, मैंने आपको बताया था कि एक प्रोसेस है जो अचीव कराता है सोशल ऑर्डर, लेकिन वो इतना भी गुड इनफ नहीं है कि वो कंप्लीट सोशल ऑर्डर अचीव करा दे, यानी कि वो आप सबको सेम बना दे। ऐसा नहीं है, आपकी अपनी इंडिविजुअल विल रहती है। सोशलाइजेशन के माध्यम से समाज हमसे वो सारी चीज़ों की पालना कराता है जो सोशल नॉर्म्स हैं, सोशल वैल्यूज़ हैं, सोशल आइडियल्स, बिलीव्स, उनकी पालना करते करते हमारे मन में कई बार ये विचार आते हैं कि हमारी स्वयं की कोई इच्छा नहीं है क्या? हमारी स्वयं की कोई इच्छा नहीं है क्या? जैसा समाज चाहता है कि वैसा ही हम करता रहें, जो नियम कानून है, रीति रिवाज बने, इसी के अकॉर्डिंग चलते रहें, हम परंपराओं को ही निभाते रहें, हमारी स्वयं की इच्छाएं क्या हैं? देखिए, सोशलाइजेशन के तहत ये सब हमें डाला जरूर जाता है, लेकिन इंडिविजुअल फ्री विल खत्म हो जाए टोटली, ऐसा नहीं है। ये एक एस्पेक्ट। दूसरी कहानी सोशल ऑर्डर की थी। सोशल ऑर्डर भी कभी सफल नहीं हो पाता है कंप्लीटली सेमनेस क्रिएट करने में, ऐसा नहीं है। सोशल ऑर्डर होते हुए भी आप अपने विचार रखते हैं, ऐसा नहीं है कि सोशल ऑर्डर होने का मतलब सारे सेम।
मैं आपके सामने परिस्थितियाँ रखता हूँ, अपने जीवन में आप ऑब्जर्व करिए। कुछ समय पहले तक ऐसा हो सकता है कि कुछ रूल्स, कुछ वैल्यूज़, कुछ नॉर्म्स, कुछ आइडियल्स, कुछ बिलीव आपको बहुत प्रिय थे, आपको अच्छे लगते थे, लेकिन जीवन के दूसरे अंतराल में पहुँचते ही, जीवन में आगे पहुँचते ही आप उनको चुनौती देते हैं, आप उन्हें बदलते हैं, आप उन्हें फिर से एक नज़रिए से देखते हैं और आप ये मानते हैं कि उनमें कमियां थी, आप विकास की ओर बढ़ते हैं। दूसरी ओर कई बार आप कई तरह के नई चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए कुछ रूल्स, बिलीफ्स, कुछ वैल्यूज़, कुछ प्रिंसिपल्स को छोड़ते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक समय के बाद यह अनुभूति, यानी कि ये एक्सपीरियंस, ये फीलिंग आती है कि नहीं, ये रास्ता गलत है। आप वापस से नए विचारों के तहत फिर से उस आइडिया की तरफ आते हैं। तो जीवन में मनुष्य ये करता रहता है। सोशल ऑर्डर का ऐसा मतलब नहीं है कि आपको इस तरह के विचार आने बंद हो जाएं। यह विचार आएंगे, सोशल ऑर्डर को चैलेंजेस मिलेंगे, लॉज को चैलेंजेस मिलेंगे। इन्हीं चैलेंजेस के विषय में जब हम बात करते हैं तो हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और वो है कॉन्टेस्टेशन, क्राइम एंड वायलेंस। ओके, देखिए ऑर्गेनिक मैनर में चीज़ें होती हैं, रट्टाफिकेशन में चीज़ें नहीं होती हैं। चैप्टर का कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको वो कोई चीज़ें रटवाए, याद करवाए, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो ये हो जाने के बाद हो सकता है कि आप इसे रद्दी में भी भेज दें किताब को, लेकिन ऐसा पर्पज़ नहीं है। आपका चरित्र का उत्थान होना अनिवार्य है, तो कंटेंट आपके अंदर है। आई बात समझ में? वो कंटेंट आपके अंदर है तो बाकी सब फिर बाहर होगा। जिसके अंदर कंटेंट है उसका बाकी सब बाहर होता है। समय लगता है लेकिन धीरे धीरे होता है। ईगो बाहर होती है, एटीट्यूड बाहर होता है, टेम्परामेंट बाहर होता है, समय लगता है, लेकिन जिसके अंदर कंटेंट है उसका सब बाहर होगा। आई बात समझ में? जिसमें बहुत कुछ अभी भी है, समझ लो उसमें कंटेंट नहीं है। ओके, कंटेंट के बाद तो सब बाहर ही जाएगा ना मेरे बच्चे, सही बात है ना? आगे बढ़ें। कॉन्टेस्टेशन, क्राइम एंड वायलेंस। शब्द देखो बेटे कमल, कॉन्टेस्टेशन शब्द से क्या समझ में आ रहा है? कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट, कंपटीशन। हमें ऐसा लग रहा है कि कॉन्टेस्ट और कंपटीशन की अगर हम बात करेंगे तो हम सीमित हो जाएंगे। क्यों? ये बहुत ही स्पेसिफिक डोमेन्स हैं, बहुत ही स्पेसिफिक एस्पेक्ट है, लेकिन इससे भी तो कई अलग मायनों में भी आप कॉन्टेस्ट कर जाते हैं। आप कई अलग मायनों में कॉन्टेस्ट कर जाते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आप हैं, मैंने आपको कुछ पढ़ाया और उसको पढ़ाने के स्वरूप सपोज कीजिए कि आपके भी कई तरह के मत हो सकते हैं, सही हैं, गलत हैं, ये तो तर्क के बाद ही पता लगे, लेकिन हो सकते हैं। अब हम दोनों कॉन्टेस्ट ही करना शुरू हो जाएं, हम दोनों कंपटीशन में ही लग जाएं, क्या इससे इतर एक मार्ग डिबेट नहीं हो सकता? ये भी तो एक तरीका हो सकता है, और इससे भी आगे कई और तरीके हो सकते हैं। सो कहानी यहाँ पर यह है कि दोनों बहुत ही स्पेसिफिक हैं। इसे ऑथर इससे आगे जाता है। ऑथर ये कहता है कि कॉन्टेस्टेशन को इस पैमाने पे देखिए कि एक तरह का इंसिस्टेंट, यानी कि परस्पर, यानी कि निरंतर, कंटिन्यूअस, इंसिस्टेंट डिसएग्रीमेंट। अगर हम कॉन्टेस्ट को देखें तो एक तरह का डिसएग्रीमेंट है। मैं आपसे डिसएग्री कर सकता हूं, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं। इसमें क्या समस्या है बताएं? इसमें कोई प्रॉब्लम है? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? आई हैव नो प्रॉब्लम। आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन उसमें देखो दो चीज़ें हैं। डिसएग्रीमेंट क्या होता है, इस चीज़ को समझना है। जब आप मुझसे या मैं आपसे डिसएग्री करता हूं तो उसका पहला कारण ये होना चाहिए कि हम प्रेजुडिस्ड नहीं होने चाहिए। अगर हम प्रेजुडिस्ड मैनर में एक दूसरे से डिसएग्री कर जाएंगे तो इसका मतलब ये डिसएग्रीमेंट नहीं है, ये फिर प्रेजुडिस है कि पूर्व धारणा कुछ विचार हैं मेरे और मुझे ऐसा भ्रम है कि वही सत्य और सही हैं, दूसरे के विचार सुनने की क्षमता ना होना। ऐसा मनुष्य अपने उन्हीं प्रेजुडिसेस के अराउंड बहुत सारे समर्थन में तथ्य जुटाना शुरू कर देंगे और इसके तहत भ्रम को ही पालेंगे, भ्रम को ही बेचेंगे। सुनने समझने की क्षमता नहीं होगी। आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ, जीवन में इसे कुंजी बना के रख लेना। इनसे माथा मत मारिएगा, इनके साथ बहस भी मत करिएगा, केवल आपका समय व्यर्थ होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें सीखना नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं लेना है, उन्हें केवल किसी समय की जो उन्हें चीज़ या पीड़ा पहुंचाई गई है आपके द्वारा, आपके तर्कों के द्वारा, उनका जवाब देना है। और वो जवाब देने के लिए वो बहुत सारे धर्मों का समर्थन और बहुत सारी वाणियों के तथ्यों का समर्थन लेकर के
आप पर केवल विजय प्राप्त करना चाहते हैं। उनका अंतिम चित्र यह है कि आप लेटे हुए हैं और आपकी गर्दन पे उनका पाँव है। कृपया आप पहले ही लेट जाइए, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लेटना ही सही है। क्योंकि सामने वाला यदि सही होता तो उसकी जीभा बाहर आनी चाहिए थी, इनकी जीभा बाहर नहीं आएगी, आप चाहे शिव हो के लेट भी ले। आई बात समझ में? तो माथा नहीं मारिए, जीवन में सुख का आधार यही है। आगे बढ़िए, समाज में और बहुत करने वाले काम हैं। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये आता है कि डिसएग्रीमेंट, समझते हैं इसको। देखिए, जब हम लोग सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे थे तो एक तरह से तो ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही था। हम सब जब समाज में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो एक तरह का हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। क्या है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट? आप मेरे पास आते हैं शिष्यों के रूप में, छात्र के रूप में शिक्षा लेने के लिए, और मैं शिक्षक के रूप में आता हूँ शिक्षा देने के लिए। आप मुझे बताएं, आपके और मेरे बीच एक सिंगल लीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या? प्लीज़ गिव मी एनी डॉक्यूमेंट। आप मुझे बताएं कोई डॉक्यूमेंट है क्या? ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जितने दिन हफ्ते की क्लास निश्चित है, किसी भी तरह का प्रयास करके उतने दिन क्लास लगाई जाती है। जितना कंटेंट आपको देना बनता है, शारीरिक सीमाओं से आगे जाकर के प्रयास किया जाता है कि उससे भी अधिक दिया जाए। जिस क्वालिटी का देना बनता है, क्योंकि शुरुआती तौर में आप क्या ही क्वालिटी का पता लगाएंगे, लेकिन अपने आत्मा को ध्येय मान करके उससे भी अधिक क्वालिटी काम देने का प्रयास। ये शुरू से अंत तक समाज के द्वारा जो आपको भिन्न भिन्न तथ्यों से बोध कराया जाता है, जैसे कि कर्म, धर्म, अर्थ, मोक्ष, यह सारी कंसेप्ट हैं जो आपको एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करते हैं। आई बात समझ में? इसलिए समाज से इन मूल्यों का गिरना नहीं चाहिए, निरंतर इसके प्रयास किए जाते हैं। कोई कानून टिक ना पाएगा, कोई कानून के द्वारा किए गए प्रबंध भी टिक ना पाएंगे यदि उनमें सोशल यानी कि सामाजिक मूल्य ना हो, सोशल वैल्यूज़ ना हो, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ में? सिर्फ लॉ के बेसिस पे सोसाइटी नहीं चलती है, इस बात को भी आपको समझना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक महत्वपूर्ण चीज़ है। ओके, उसके लिए अगर आप लॉ के बेस पे चलाएंगे तो हर आदमी के ऊपर एक अथॉरिटी खड़ी करनी पड़ेगी। इतनी जनसंख्या भी नहीं है, इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, वो समाज बर्बाद हो जाएगा। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कई तरह की हमारी ऐसे विचार और ऐसी इच्छाएं हैं जो समाज के द्वारा लाए गए नियमों के विपरीत भी हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर उदाहरण के रूप में गवर्नमेंट को कोट करूँगा। गवर्नमेंट को कोट करूँ, मैं दो शब्द बार बार इस्तेमाल करूँगा, स्टेट और गवर्नमेंट। मुझे लगता है मुझे बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं कि ये एक्चुअली में कौन है और इनमें अंतर भी क्या है। ये एक्चुअली में कौन है, इनमें अंतर क्या है। उदाहरण के स्वरूप अब मैं इस कंसेप्ट को समझाता हूँ शुरुआती तौर पे। देखिए, सपोज कीजिए हमने ये माना था, अभी लिखने की जरूरत ही नहीं, पावर के यूज से कॉपरेशन डिराइव किया जाता है। ये प्रोसेस कोएर्सिव लग सकता है, यानी कि आपकी इच्छा के विरुद्ध आपसे कॉपरेशन ले लिया जा रहा है, डिराइव कर लिया जा रहा है। लेकिन इस पावर को अगर कोई अथॉरिटी यूज़ करती है तो वह लेजिटिमेट यूज़ ऑफ पावर है, और इस लेजिटिमेट यूज़ ऑफ पावर के तहत उस अथॉरिटी ने सोसाइटी के मेंबर्स को इन्फ्लुएंस किया और उनसे वो करवाया जो वो करवाना चाहते थे। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये पूछा जाए कि ये जो अथॉरिटी है ये स्टेट की अथॉरिटीज़ होंगी? ये अथॉरिटीज़ तो स्टेट की होंगी। भारत एक भारतीय राज्य है तो इसकी कई अथॉरिटीज़ हैं। मैनी अथॉरिटीज़ आर देयर। वन अथॉरिटी इज़ द जुडिशरी, अनदर अथॉरिटी इज़ द एग्जीक्यूटिव, अनदर अथॉरिटी इज़ द लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव के अंदर कितनी सारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज आ जाती हैं, सारी की सारी अथॉरिटीज़ हैं। कई तरह के ब्यूरोज आ जाते हैं, बहुत सारे भी अथॉरिटीज़ हैं। तो ऐसे में अथॉरिटी स्टेट की है या गवर्नमेंट अथॉरिटी है? आप कहते हैं ना कि इस अथॉरिटी से ये बात करो, कहते सरकारी अथॉरिटी है भाई, सरकारी अदारे, अथॉरिटी। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, तो स्टेट की अथॉरिटी है। अब स्टेट की अथॉरिटी है, सपोज करो जैसे कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, उसके तहत कोई लॉ बना दिया गया है, कानून बना दिया गया है, और वो कानून हम सबको मानना है क्योंकि हम उस देश में रहते हैं। रहते हुए हमने उस देश के बेसिक लॉ को कंफर्म किया है, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी पावर का यूज़ क्यों कर रही थी कि सभी के सभी देश के इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल, कम्युनिटीज़ और ग्रुप
देश के जो नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, वैल्यूज हैं, उनके साथ कन्फर्म हो जाएं। आप सब कन्फर्मिटी में होने चाहिए। आप जब अभी गाड़ी चला करके आए तो उस गाड़ी में रास्ते में आपने देखा होगा चौक चौराहों पर रेड लाइट थी और उस रेड लाइट पर पुलिस वाले भी थे। जैसे ही आप रेड लाइट जंप करेंगे पुलिस वाले आपको रोकेंगे और आपका चालान कर सकते हैं। एक्चुअली में स्टेट की अथॉरिटी है कि वो रेड लाइट इंस्टॉल कर सकती है ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए, और वहाँ पे पुलिस वाले भी हैं एज एन अथॉरिटी, जो आप रेड लाइट जंप करते हैं तो आपके अगेंस्ट एक्शन करेंगे। यानी कि आप एक इंडिविजुअल हैं, या मान लीजिए सपोज़ कर लीजिए कि किसी तरह की कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई संस्थाएं हैं या कोई कम्युनिटीज़ हैं जो अगर उस पर्टिकुलर रूल, रेगुलेशन, वैल्यू या नॉर्म को ट्रांसग्रेस करेगी, यानी कि किसी तरह से भी एक्सीड करेगी, एनक्रोच करेगी, तो फिर अथॉरिटी वहाँ पर आती है कि आप सब कन्फर्म करिए उसके साथ, आपको मानना पड़ेगा। और ये क्यों होता है कि हम जब यहाँ पर रह रहे हैं, वी आर मेंबर ऑफ द सोसाइटी। मैं यहाँ पर सिटीजन की और दूसरे पर्सन की बात नहीं कर रहा। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई ऑस्ट्रेलिया से आएगा तो उसे यहाँ पे ट्रैफिक रूल नहीं मानने पड़ेंगे। जब वो यहाँ पर आ रहा है, उसने जब ये वीज़ा अप्लाई किया है तो एक लंबा सारा फॉर्म उसने लिया था। उस फॉर्म के तहत उसने कई सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए और उस फॉर्म में कई सारी शर्तें थी जो उसने कभी पढ़ी ही नहीं होंगी। उन शर्तों के तहत उसने बहुत सारी चीज़ों को असेंट दिया है अपना, कि अगर यहाँ पर वो किसी तरह की इलीगल एक्टिविटी करता है या किसी भी तरह के भारतीय गणराज्य के नियमों को तोड़ता है तो सॉवरेन स्टेट, द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, उसको अंडर ट्रायल ले सकती है, उसके ऊपर केसेस चल सकते हैं, फलाना ढिमकाना 36 चीज़ें होती हैं। तो आपको उस देश के कानून मानने, चाहे एक दिन के लिए वहाँ स्टे कर रहे हैं आप, चाहे एक मिनट के लिए आप स्टे कर रहे हैं। जैसे कि हमारे क्रिकेट प्लेयर या हमारी टीमें जब भी विदेश जाती हैं, चाहे कितनी भी देर के लिए जा रही हैं, ये पूरा का पूरा साइन करते हैं अपन उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो अपन को वीज़ा मिलता है। और उसके बाद हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है वीज़ा देने से पहले कि अपने देश में ये नियमों की क्या पालना करते रहे। तो फिर वो ये मानते हैं कि जो लोग अपने देशों में नियम की पालना नहीं करते, हमारे देश में आके क्या करेंगे, तो जिनके ऊपर केसेस वगैरह चलते रहते हैं उनको वीज़ा भी नहीं देते। इसलिए हमारी टेंशन सबसे पहले ये पड़ जाती है कि ये क्या कर लिया। इसलिए मेजॉरिटी लोग लड़ाई झगड़े से वीज़ा मिलने से पहले इसलिए भी डरते हैं कि कल को वीज़ा नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर मैं मेंबर ऑफ सोसाइटी बात कर रहा हूँ, मैं सिटीजन वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो जो मेंबर ऑफ सोसाइटी हैं, अपन बीइंग मेंबर ऑफ सोसाइटी अपन अबाइड कर गए हैं कि अपन लॉ ऑफ द लैंड मानेंगे। इस लैंड का जो लॉ है वी विल फॉलो उसे सपोज कॉन्स्टिट्यूशन मान लो और उसके तहत फिर बनते हैं सारे आगे लॉ। तो हम बिना आप कहेंगे कि मैंने कहाँ माना था कि मैं कानून मानूंगा, मान गए हो क्योंकि तुम मेंबर हो इस सोसाइटी के, हो गया काम। अब जब ऐसा समय आता है कि फिर ज़रूरी नहीं है कि ऑल द टाइम ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है आप इसके साथ सहमत हों, यानी कि ऑल द टाइम ये जो लॉ है, ये कानून, संविधान जो आएगा, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही है ना। सारे देशवासियों ने ये सहमति जताई ना, वी द पीपल, हमने ये सहमति जताई ना, हम सबने हाथ से हाथ पकड़ कर एक दूसरे के साथ संविधान सभा के रूप में ये माना ना कि हम इनके द्वारा बनाए गए नियमों की पालना करेंगे। हम सभी ने प्लेज दिया ना। हर साल जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, रिपब्लिक डे, वो हर साल हमारा क्या होता है, हमारा प्लेज होता है कि हम मानेंगे। इट इज़ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। नहीं पालना करते हैं तो फिर लीगल एक्शंस होते हैं, वह लॉ आता है आगे से। आई बात समझ में? तो लॉ के तहत अब हो ये जाता है कि मान लीजिए कि कोई लॉ बनाया है, या मान लीजिए कि उस देश में कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कोई नया बनाया है या कोई रूल्स रेगुलेशंस पहले से हैं। समाज में परिवर्तन आ रहा है, समाज में चेतना आ रही है, सपोज कीजिए, या इन मामलों में समाज में चेतना आ रही, परिवर्तन, जैसे मैं यहाँ पे महिलाओं की बात करूँगा, और यहाँ पर मान लीजिए कोई नया लॉ लेकर के आए, नहीं पसंद है वहाँ सोशल मेंबर्स को, कुछ मेंबर्स को नहीं पसंद है, तो क्या उनके पास कोई स्कोप नहीं है अपनी आवाज़ रखने का? बिल्कुल स्कोप है अपनी आवाज़ रखने का। जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं उन्होंने हर तरह के एवेन्यूज़ क्रिएट कर रखे हैं ताकि लोग अपनी आवाज़ रख सकें। यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपना डिसेंट प्रोवाइड कर सकें, यानी कि डिफरेंसेस प्रोवाइड कर सकें, यानी कि किसी भी सोशल ऑर्डर का कभी भी ये एम नहीं रहता कि वो डिफरेंस लेस सोसाइटी क्रिएट कर ले। सोसाइटी कैन नेवर बिकम डिफरेंस लेस। देयर विल बी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, देयर विल बी डिफरेंसेस, सो डिफरेंसेस विल ऑलवेज बी देयर। सेमनेस नहीं आ सकता। सोशल ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू द सेमनेस। सोशल ऑर्डर इज नॉट